हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कस्टम्स लॉ की, और जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग वेयर हाउसिंग। सेक्शन नंबर 57 से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, 73 तक जाएगा। और वेयर हाउसिंग का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हमने इनिशियल चैप्टर्स में भी बात की थी, होम कंजम्पशन वर्सेस वेयर हाउसिंग, जो मैंने आपको डिस्कशन करवाया था। वही टॉपिक यहाँ पे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो अब जो फोकस हमारा रहेगा वो सेक्शन वाइज रहेगा कि टेक्निकली वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग कस्टम्स एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें मैनेज की हुई है, क्या हमारे पास ऑप्शंस, क्या राइट्स अवेलेबल हैं और क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो हम देखेंगे। अच्छा, आप एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ो या प्रोफेशनल के लिए, दोनों ही लेवल पे ये कंटेंट एज इट इज़ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, जहाँ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट आएगा या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, तो मैं इन बिटवीन आपको जैसे अपडेट करता हूँ, गाइड करता जाऊँगा, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। चलिए अपने आप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 57, इट इज़ रिगार्डिंग लाइसेंसिंग। देखिए, जो वेयर हाउसिंग की हम बात कर रहे थे कि भाई कस्टम अथॉरिटी आपको ये फैसिलिटी दे रही है, तो उनके पास वेयर हाउसेज भी तो अवेलेबल होने चाहिए ना एडिक्वेटली। तो जो वेयर हाउसेज हैं उसमें सबसे पहला जो वेयर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पब्लिक बॉन्डेड। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज़ प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस। अब ये पब्लिक में और प्राइवेट में क्या फ़र्क है? पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस सरकारी वेयर हाउस है, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज हैं, लेकिन उनको भी लाइसेंस ग्रांट किया जाता है कि उन वेयर हाउसेज में कस्टम ड्यूटी वाले गुड्स या कस्टम बॉन्डेड गुड्स को रखा जा सकता है जिन पे अभी कस्टम ड्यूटी वसूल करनी बाकी है। ठीक है। अच्छा, अब सरकारी वेयर हाउस भी कभी ना कभी तो फुल हो जाते होंगे, मतलब जब सीज़न होता होगा इंपोर्ट का तो बहुत लोग इंपोर्ट करते होंगे, उसमें से काफ़ी लोग होम कंजम्पशन के लिए जाते होंगे, बहुत सारे लोग वेयर हाउसिंग के लिए भी जाते होंगे। प्रैक्टिकली कभी तो ये सिचुएशन आ सकती है कि पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस फुल हो जाए और इनमें जगह ना हो, तो फिर बैकअप ऑप्शन क्या है? तो प्राइवेट वेयर हाउसेस को भी लाइसेंसिंग के थ्रू परमिशन दी जाती है कि आप भी कस्टम बॉन्डेड गुड्स रख सकते हो, बट हाँ, लाइसेंस दे रहे हैं, दैट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जिसके बेसिस पे ये काम हो सकता है। क्लियर है? तो ये पब्लिक बॉन्डेड और दूसरा प्राइवेट बॉन्डेड। अब प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट ओनरशिप में होंगे और लाइसेंस के बेसिस पे वो गुड्स को अपने पास स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाए कि ये गुड्स पे कस्टम ड्यूटी वसूल करनी बाकी है, और किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन अगर हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वेयर हाउस के ओनर की मानी जाएगी एज ए कस्टोडियन, और फिर लॉसेस अगर गवर्नमेंट के होते हैं तो वो लॉसेस को पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन की रहेगी, जैसा कि हम वेयर हाउसिंग में देखते हैं। अब सेक्शंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 57 ये रिलेट करता है टू द पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउसेस। प्राइवेट बॉन्डेड के लिए है सेक्शन 58। फिर एक और सेक्शन है, इट इज़ सेक्शन 58 कैपिटल ए। देखो, मैं आपको सेक्शन लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बेसिस पे अगर आप वो पढ़ेंगे तो एक सिंपल सा थियरी आंसर है और काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ड टू वर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही लेवल पे, चाहे आप प्रोफेशनल के लिए पढ़ रहे हो या एग्जीक्यूटिव के लिए, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा रहेगा और सिंपल भी लगेगा। 58 में स्पेशल वेयर हाउस है, या 58 कैपिटल ए में, सॉरी, स्पेशल वेयर हाउस है, वो भी लाइसेंस के बेस पे है ऑब्वियसली। और बोला हुआ है कि भाई कुछ पर्टिकुलर नोटिफाइड गुड्स अगर रखने हो तो इन वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे जिनके पास स्पेशल परमिशन है। अब ऐसे नोटिफाइड गुड्स है कौन से? तो ऑब्वियसली अगर इतना स्पेशल लाइसेंस दिया जा रहा है तो गुड्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशियस और महंगे हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो गुड्स हैं। हाँ, 58A में जैसे नोटिफिकेशन के थ्रू एड ऑन किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर भी मैं आपको बता दूं, दैट इज़ 66/2016 कस्टम नोटिफिकेशन। NT का मतलब होता है नॉन टेरिफ, या आप अपने नॉलेज के लिए लिख लो वहाँ पे, नॉन टेरिफ मतलब जो भी नोटिफिकेशन है आया है ईयर 2016 में। 66 नंबर का नोटिफिकेशन मतलब 1 जनवरी 2016 से नोटिफिकेशंस तो रेगुलर बेसिस पे आते रहे होंगे, तो ये उस साल का कस्टम्स का 66 नंबर का नोटिफिकेशन है, वो सीरियल नंबर है और कुछ नहीं है। नॉन टेरिफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस नोटिफिकेशन में टेरिफ रेट्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी की कोई बात नहीं हो रही है, दिस इज़ अदरवाइज। तो अगर टेरिफ रेट्स की बात हो रही होती तो यहाँ टेरिफ लिखा होता, और उसकी बात नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पे नॉन टेरिफ लिखा हुआ है। तो वो NT लिखने का जो रीज़न है दैट इज़ नॉन टेरिफ। ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है कौन सी डेट पे आया वो भी मेंशन किया हुआ है, 14 मई 2016, ऑलमोस्ट सेंटर हाफ या मिड ऑफ द ईयर। तो उसके पहले 5-5.5 महीने में और भी 65 नोटिफिकेशंस इशू हुए होंगे, इसलिए नंबर इस तरीके से दिए।
अब ये जो नोटिफिकेशन है इसके बेसिस पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारे गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, सेमी प्रेशियस मेटल्स, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे स्टोर की गई है, की जा सकती हैं। और भी कुछ गुड्स जो कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए वेयर हाउस होते हैं, जैसे ये वाले, एक्चुअली में ये उसका सब हेडिंग है, सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स। कस्टम एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री शॉप्स बने होते हैं। अगर आप इंटरनेशनली कभी आपने ट्रैवल किया हो या इन फ्यूचर करेंगे तो आप देखना कि वो जो एयरपोर्ट एरिया होता है ना, तो वो चेक इन करने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो कस्टम्स एरिया या ड्यूटी फ्री शॉप्स होंगी। ड्यूटी फ्री शॉप्स में जनरली काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें बैग्स हो सकते हैं, एसेसरीज हो सकती है, या फिर लीकर शॉप्स भी होती है जनरली, अगर ड्राई स्टेट नहीं है ऐसा कुछ है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप्स के नाम से बोली जाती है, बिकॉज उन गुड्स पे अगर आप वहाँ से परचेज़ कर रहे हो, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उनके ऊपर कोई ड्यूटी आपको पे नहीं करनी पड़ती, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है कि बहुत बार अच्छे ब्रांडेड लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको कंपेरेटिवली चीपर रेट्स में मिल जाते हैं, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो वो ड्यूटी फ्री शॉप्स के लिए जो भी सप्लाईज कस्टम एरिया में रखे हुए हैं वो इन स्पेशल वेयर हाउसेज में रखे जाएँ, ये ज़रूरी है। फिर वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब शिप और एयरक्राफ्ट है, उन पे जो स्टोर्स के नाम पे सामान रखना पड़ता है। अब एक शिप है, शिप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जा रही है, 1 महीना लगेगा उसको पहुंचने में, तो 1 महीने तक शिप के ऊपर जो लोग हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनकी डेली नेसेसिटी की सारी चीज़ें A to Z सब कुछ होना चाहिए, खाने पीने का सारा सामान होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे स्टोर्स, ठीक है। तो वो स्टोर्स का जो सब सामान है वो जब तक वेसल पे नहीं रख दिया जाता है तब तक के लिए इन वेयर हाउसेज में रखा जा सकता है। डन। और लास्ट पार्ट है सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज पर्सन। अब ये डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, एम्बेसडर्स हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री के कोई पॉलिटिशियंस या ऑफिस बेरर्स हो सकते हैं, प्रिविलेज पर्सन, ठीक है, जिनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, तो उनके लिए अगर कोई सप्लाई रखा है तो वो भी अलग से ये 58A वाले स्पेशल वेयर हाउस में रखा जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट 58B की बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। देखो हमने बात की है लाइसेंस की, जहाँ पे भी लाइसेंस की बात हो रही है, जैसे अपने कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना सेक्शन 8 कंपनी, कुछ वैसा, अगर लाइसेंस की बात हो रही है तो लाइसेंस कंडीशंस पे दिया जाता है कि यू फॉलो द कंडीशंस एंड यू कंटिन्यू विद द लाइसेंस। अगर आपने कोई भी कंडीशन को ब्रीच किया देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी। अच्छा, जब तक इंक्वायरी हो रही है तब तक के लिए लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं सस्पेंड। इंक्वायरी खत्म होने पे पता चलेगा कि आगे क्या करना है। अगर पता चलता है कि यू आर गिल्टी, यू हैव नॉट फॉलोड द कंडीशंस, देन योर लाइसेंस विल बी कैंसल्ड, परमानेंट कैंसिल हो गया, ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता है, तो वो जो सस्पेंशन है उसको रिवोक कर देंगे और आपका लाइसेंस फिर से एक्टिव हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो और दोनों पार्टीज़ को या जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है, जैसे लाइसेंस होल्डर है, कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, तो बोलने की अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। देन कमिश्नर या अपेलेट अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि लाइसेंस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। डन। तो ये 58B में ये सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी है, जिसको मैंने आपको बताया कि आप सिंपल वे में एक बार रीड आउट कर लो, कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो मोर देन इनफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये नोटिफिकेशन यहाँ मैंने रिपीट कर दिया, एक्चुअली में ऊपर भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो ये 2 बार आ गया, यहाँ पे भी सेम था, तो वो हो चुका है, तो वापस से अपने उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन वहीं पर डिस्कस हो गया, समझ लो आप। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमने वेयर हाउस के लाइसेंस की सारी स्टोरी समझ ली, तो लाइसेंसिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम जो आगे टॉपिक देख रहे हैं, इट इज़ रिगार्डिंग वेयर हाउसिंग बॉन्ड, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सेक्शन 59 है, दैट इज़ रिगार्डिंग वेयर हाउसिंग बॉन्ड। ओके, शुरू करें। अब इसमें भी पहले स्टोरी समझा देता हूँ क्या हो रहा है, सेक्शन में आप बाद में पढ़ लेना आराम से। रेफरेंस का जो सेक्शन है, इट इज़ सेक्शन नंबर 59। इसको वेयर हाउसिंग बॉन्ड के लिए एक मेन सेक्शन की तरह हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि है वो, ठीक है। अब हमने बात की थी कि जब भी आप वेयर हाउसिंग करवाओगे तो अभी आपको ड्यूटी पे करनी नहीं है, ड्यूटी आप तब पे करोगे जब क्लियरेंस के लिए जाओगे। अब ऐसी सिचुएशन में जो वेयर हाउसिंग हमने किया है, ड्यूटी पे नहीं की है, तो डिपार्टमेंट को एक श्योरिटी तो चाहिए कि आप बाद में जब क्लियर करवाओगे तो ड्यूटी पे करोगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपसे बॉन्ड फाइल कराते हैं। मैंने आपको बोला था एक इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, फाइल होती है। एंड जब हम फ्यूचर में क्लियर करवाते हैं तो एक एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जो है वो फाइल होती है। क्लियर ये चीज़।
इनटू बॉन्ड एंड एक्स बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड फाइल करने की बात है, मैंने आपको बोला भी था कि दिस इज ओनली अ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी आप दे दो कि जितनी भी ड्यूटी आपकी बनती है, जो भी चार्जेस हैं, आप पे कर दोगे, और आपने पे नहीं किया तो आपके बिहाफ पे आपका बैंक वो पेमेंट कर देगा। तो इतनी गारंटी देनी होती, ये हमने बात डिस्कस की थी। अब यहाँ पे सेक्शन 59 क्या बोल रहा है? 59 ये बोल रहा है कि जो गारंटी देनी होती है उसमें एक कंसेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये वो लगान मूवी आपने देखी होगी ना, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ये कुछ वैसा कंसेप्ट है जिससे आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है वो समझो। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़, और इस पर जो ड्यूटी बनती है हमारी वो है 25 लाख रुपीज़, जो भी गिना होगा रेट उसके हिसाब से, तो जब बॉन्ड फाइल करेंगे तो हमें इसका 3 टाइम्स वैल्यू का गारंटी चाहिए, या उतने का आपको बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा। तो बॉन्ड अप टू 75 लाख रुपीज़ का फाइल करना पड़ेगा। पैसे नहीं देने, सिर्फ बैंक से गारंटी देनी है कि बैंक कितनी लायबिलिटी लेगी आपके बिहाफ पे इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अप टू 75 लाख रुपीज़, दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी विच इज़ पेएबल। अब इतना 3 टाइम्स उन्होंने रेट क्यों लगा दिया वो भी समझो। तो वेरी सिंपल, पहले ऐसा था कि 3 टाइम्स नहीं था, पहले इट वॉज डबल बॉन्ड, 2 टाइम्स था, अब ट्रिपल हो गया है। रीज़न सिर्फ इतना है कि डिपार्टमेंट बोलता है कि यार जितनी ड्यूटी लेनी है वो तो वैसे भी लेनी है, उतने की गारंटी देने से हमारा पूरा नुकसान जो है वो पूरा नहीं होगा। बिकॉज अगर आपने एज एन इम्पोर्टर बाद में ड्यूटी देने से डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हमारी ड्यूटी भी गई। अच्छा, जो वेयरहाउस का रेंट था, चार्जेस थे, वो भी गए। बाकी के लोडिंग अनलोडिंग मिसलिनियस चार्जेस जो हमारे लग गए वो भी चले गए। और जो इंटरेस्ट ड्यूटी टाइम पे ना मिलने से जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं वो 15% पर एनम वाला, वो इंटरेस्ट भी तो चला गया। तो ये बाकी के खर्चे फिर कैसे रिकवर होंगे? ठीक है, अगर 25 लाख रुपए की ड्यूटी जो ड्यू है उसके सामने 25 लाख का बॉन्ड फाइल करवाया, बाकी एक्सपेंस कैसे मिलेंगे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए ज़रूरी था कि बॉन्ड का जो वैल्यू है, जो गारंटी अमाउंट है, वो 25 लाख से तो कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। दैट वाज अ कॉमन सेंस पॉइंट, कोई बहुत ज़्यादा उसमें नई बात नहीं थी। बट इन्होंने फिर क्या किया, ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गए कि अपने को बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है। ठीक है, तो बोला सीधा 3 टाइम्स बॉन्ड कर दो ना, 25 के सामने 75 कर दो, जो भी XYZ अमाउंट क्लेम करने का बनता होगा वो सब उसमें से निकल आएगा। तो बैंक वाले ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, बड़े अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं, तो बैंक वाले इंपोर्टर से ज़्यादा कमीशन चार्ज करेंगे, वो उनका हेडेक है, लेकिन हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो ये अब सिचुएशन सेक्शन 59 में एग्जिस्ट करती है। दूसरा, जो बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, अब नया पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें 2 टाइप्स हैं। एक बोलते हैं जनरल बॉन्ड और दूसरा है स्पेसिफिक बॉन्ड। ठीक है, डन। आता जनरल बॉन्ड और दूसरा स्पेसिफिक बॉन्ड। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है उस पर बात कर रहे हैं। देखो, स्पेसिफिक बॉन्ड जो है, पहले मैं वो समझा रहा हूँ, आप ये समझ लो, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट वाइज अगर आप बॉन्ड फाइल करते हो तो उसको हम स्पेसिफिक बॉन्ड बोलेंगे। सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी पीछे लिया था, गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, ड्यूटी पेएबल 25 लाख रुपीज़, और उस हिसाब से आपने बॉन्ड फाइल कर दिया वो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से 75 लाख रुपीज़। अब ये कंसाइनमेंट स्पेसिफिक है। आपने जब कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया, ये सब सिचुएशन हुई तो इतना बॉन्ड आपने भरा। फ्यूचर में जब आप ये गुड्स को क्लियर करवा लेंगे तो फिर ये बॉन्ड अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ड्यूटी पेएबल एंड एवरीथिंग, उस बेसिस पे ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ऑन द अदर हैंड जनरल बॉन्ड का भी एक कंसेप्ट है। देखो, स्पेसिफिक बॉन्ड उनको काम आएगा जिनके जो इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो कैजुअल है, मतलब ओकेजनल बोल सकते हो आप, नॉट रेगुलर। रेगुलर इंपोर्टर्स के लिए जनरल बॉन्ड वाली फैसिलिटी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी। कैसे, वो भी समझो। अब एक बड़ा इंपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट हाउस, जो भी आप बोलो, ट्रेड हाउस, इतने सारे कंसाइनमेंट इंपोर्ट होते हैं, इतना क्लियरेंस का काम होता है, रोज़ के कंसाइनमेंट आते हैं, कभी होम कंजम्पशन होता है, कभी वेयरहाउसिंग होता है, कभी इनटू बॉन्ड, कभी एक्स बॉन्ड, चलता ही रहता है। तो ऐसे इंपोर्ट हाउस या ट्रेड हाउस के लिए ये स्पेसिफिक बॉन्ड वाला जो चक्कर है ये थोड़ा भारी पड़ सकता है। हर एक कंसाइनमेंट के लिए बार बार बॉन्ड बनवाने जाएंगे, बैंक गारंटी लेने जाएंगे, तो प्रोसीजर में ही फंसे रहेंगे। इससे बेटर है ये लोग क्या करते हैं, एक अगर बड़ा ट्रेड हाउस होगा वो कस्टम अथॉरिटी को बोलेगा, ये लो एक काम करो, 10 करोड़ रुपए का एक जनरल बॉन्ड या बैंक गारंटी रख लो आपके पास, अभी से दे दिया, ठीक है। अब मेरे जितने भी कंसाइनमेंट आएंगे, वेयरहाउसिंग अगर होती है
तो जो भी उसके ऊपर आपको बॉन्ड चाहिए ना कंसाइनमेंट के हिसाब से, वो ये 10 करोड़ में से सेटल करते जाना। मुझे फ़ोन मत करना बार बार, क्योंकि मैंने आपको पहले से 10 करोड़ की गारंटी दे दी है। अब जब तक आपका ये 10 करोड़ यूज़ हो रहा है मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, अगर मेरे और ज़्यादा कंसाइनमेंट आते जा रहे हैं, वेयर हाउसिंग होता जा रहा है, और जो उसके ऊपर आपको बॉन्ड की वैल्यू चाहिए वो 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए, तो मुझे अपडेट करना। मैं बॉन्ड की अमाउंट और इंक्रीज़ करवा दूंगा, बैंक से एनहांस करवा के आपको दे दूंगा। लेकिन एक एक कंसाइनमेंट के लिए मुझे बार बार परेशान मत करना। तो ये रेगुलर इंपोर्टर, बल्क इंपोर्टर, फ्रीक्वेंट वेयर हाउसिंग वालों के लिए जनरल बॉन्ड की फैसिलिटी बहुत ही प्रैक्टिकल है और अच्छी है। लेकिन छोटे मोटे इंपोर्टर्स जिनका रेगुलर इंपोर्ट नहीं होता, कभी कभार वेयर हाउसिंग कराते हैं, तो आप पूरा साल बॉन्ड भर के रखोगे तो आपका कमीशन इंटरेस्ट भी तो जा रहा है ना। तो इससे तो स्पेसिफिक बॉन्ड भर दो, कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, फिर उसको क्लियर करवा लेना। डन। तो ये सिचुएशन पूरी आपकी सेक्शन 59 में दे रखी है जो मैंने आपको बताया। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इतना डिटेल में तो शायद इन्होंने भी नहीं लिखा है जितना मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये वेयर हाउसिंग के लिए आपने ये सब बॉन्ड फाइल कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब क्या होगा, परमिशन मिलेगी कस्टम ऑफिसर से कि ओके वेयर हाउसिंग कर दो। अब बोला है कि जिस दिन सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 में आपको परमिशन मिलती है, ठीक है, जिस दिन आपको परमिशन मिलती है उसी दिन से आप समझ लो कि आपका वेयर हाउसिंग पीरियड ऑफिशियली स्टार्ट होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ परमिशन अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 1, उसी दिन से आपका ये जो पूरा वेयर हाउसिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है। ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। डन। ये मैं इसलिए इतना स्पेसिफाई करके बोल रहा हूँ बिकॉज अगले सेक्शन में इस पॉइंट का डिटेल्ड यूज़ आने वाला है, तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 61। तो यहाँ पे इस सेक्शन में बात हो रही है वेयर हाउसिंग के ड्यूरेशन की। नॉर्मली बोला है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर कंसाइनमेंट को वेयर हाउस करवा रहे हैं तो कितने टाइम तक आप उसको वेयर हाउस में रख सकते हैं, उसकी भी कोई डेडलाइन होनी चाहिए। अदरवाइज तो आप कभी क्लैरिटी मतलब गुड्स को क्लियर ही नहीं करवाएंगे। तो जो 3 प्रोविजंस यहाँ पे है 61 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, इस पे थोड़ा सा क्लियरली हम बात कर लेते हैं। अब ये जो 3 क्लॉजेस की बात हो रही है, ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लॉज सी समझा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जनरल है। ए और बी थोड़ा स्पेसिफिक है और लिमिटेड स्कोप वाला है, इसीलिए बोला है कि नॉर्मल जो वेयर हाउसिंग पीरियड है वो आपका रहेगा 1 ईयर का। देख लेते हैं एक बार टाइमलाइन, थोड़ा ट्विस्ट भी आता है इसमें। हाँ, तो जो नॉर्मल वेयर हाउसिंग पीरियड है वो आपका होगा 1 ईयर का, 0 to 1 यहाँ पे ले लेता हूँ। लेकिन ये नॉर्मल वेयर हाउसिंग पीरियड बोलने के लिए है सिर्फ, ठीक है, बिकॉज इसमें ऐसा बोला है कि जो फर्स्ट 90 डेज़ है, 0 to 90 डेज़, ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये 90 डेज़ आपका रहेगा इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री का मतलब इसमें कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने। लेकिन इसके बाद यहाँ से 1 ईयर तक ये जो बाकी का ड्यूरेशन है पूरा, थोड़ा रेड कलर से ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है यहाँ से 90 डेज़ के बाद, मतलब 91st डे से, 91st डे से फिर यहाँ तक, या जब तक आप उसको क्लियर नहीं करवाते, इस पूरे ड्यूरेशन में जितने दिन के लिए गुड्स आप वेयर हाउस करोगे उसमें जो भी आपकी ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए 1 ईयर है, एक्चुअली में तो इट इज़ 90 डेज़, क्योंकि 90 डेज़ इंटरेस्ट फ्री है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 15% पर एनम इंटरेस्ट भरूँ या गुड्स को क्लियर करवा लूँ, तो जो आपको सस्ता पड़े वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई, दिस इज़ गिवन इन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी और 61 सबसेक्शन 2, ये दोनों को मिला के यहाँ पे ये पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो क्लॉज सी हो गया एंड सबसेक्शन 2 हो गया। डन, क्लियर। अब ए और बी वाला जो क्लॉज है वो भी देख लो, उसमें क्या बोला हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल गुड्स की, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, व्हाट इज़ कैपिटल गुड्स। चलिए, तो कैपिटल गुड्स वाले टर्म पे चलते हैं। अब ये चीज़ जीएसटी में भी मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से और डिटेल में समझाता हूँ और वहाँ काम आने वाली है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। 3 पॉपुलर टर्म्स हैं, एक है इनपुट, एक है कैपिटल गुड्स और तीसरा है इनपुट सर्विसेज, ठीक है। अगर आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं ना तो आपका कंसेप्ट इन 3 टर्म्स के मामले में एकदम क्लियर होना चाहिए, इनको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनपुट। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, एकदम सिंपल। रॉ मटेरियल कंपोनेंट जो भी आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, जो प्रोडक्शन में यूज़ होने के बाद कहीं ना कहीं
फिनिश गुड्स के साथ बाहर चला जाएगा, क्योंकि कंज्यूम हो जाएगा और फिनिश गुड्स के साथ बाहर चला जाएगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ इनपुट। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड, तो कैपिटल गुड्स का मतलब ये है प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगी, बार बार यूज़ होगी और एक बार में कंज्यूम नहीं होगी। कैपिटल गुड्स को यूज़ करके हम एक ही मशीन से मतलब एक कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, तो एक मशीन से हम कितने मल्टीपल यूनिट्स बना सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, लैक्स में भी हो सकते हैं, उसकी लाइफ तो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। तो ऐसी मशीन्स को हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो एक ही बारी में कंज्यूम होके फिनिश प्रोडक्ट के साथ बाहर नहीं चली जाती। क्लियर हो रहा है? लेकिन रॉ मटेरियल में सिचुएशन अदरवाइज होती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस का मतलब अपने क्लाइंट को गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर मुझे किसी से सर्विसेज अवेल करनी पड़ती है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ इनपुट सर्विस। बोले सर ये ऐसा कब होता है, मतलब आप मुझे सर्विस देने के लिए किसी और से सर्विस अवेल कर दे वैसा? हाँ, एग्जैक्टली ऐसा होता है। इसका बहुत ही बेसिक और कॉमन एग्जांपल अपने ले सकते हैं। जैसे मुझे ध्यान में आ रहा है अमेज़ॉन। अगर आपने कभी अमेज़ॉन से गुड्स ऑर्डर किए ही होंगे ऑब्वियसली, या मिंत्रा से या कोई भी और शॉपिंग वेबसाइट से, तो आपने ये चीज़ देखी होगी। अब अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन बाइंग सेलिंग का ऑप्शन दे रहा है। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन उस गुड्स को आपके घर तक जो डिलीवर करना है, वो डिलीवर करने के लिए उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप की होगी, सपोज DHL कोरियर्स, ठीक है। तो DHL एक बहुत पॉपुलर कंपनी है और DHL कंपनी के साथ अमेज़ॉन ने टाई अप कर लिया कि भाई देखो, हम ऑर्डर्स लेंगे, हमारे सप्लायर्स पैकिंग भी कर देंगे, लेकिन पिकअप और डिलीवरी का काम आप करोगे हमारे लिए। तो अमेज़ॉन ने DHL से सर्विसेज अवेल की अपने कस्टमर्स को, जो उसके ऑनलाइन बायर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे अमेज़ॉन के लिए जो DHL है वो है इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, समझ आया? तो अमेज़ॉन हमें सर्विस देने के लिए DHL से सर्विसेज लेता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अब इस बेसिस पे हम बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, अब हम कैपिटल गुड्स की जैसे बात कर रहे थे यहाँ पे, तो बोला है कि अगर कैपिटल गुड्स यूज़ करने वाली ये सब एंटिटीज़ हैं और उन्होंने इंपोर्ट किया है, तो ये सब एंटिटीज़ को ये बेनिफिट मिलेगा कि वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करके उसका वेयरहाउसिंग अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है, जितने भी टाइम के लिए रखना है रखो। पहले टाइम लिमिट थी यहाँ पे 5 ईयर्स तक की, लेकिन अब वो चीज़ हटा दी गई है, ठीक है। बोला 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो अगर आप, जिस पे हमने पहले बात की थी कि जो भी वो इंपोर्ट करते हैं वो इन फ्यूचर पूरा एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं। अगर आपने टेक्नोलॉजी पार्क में अपना यूनिट सेटअप किया है, टेक्नोलॉजी पार्क मतलब एक रेडी सेटअप होगा जहाँ पे उसी कैटेगरी या उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले सारे लोग होंगे और उनका अपना अपना यूनिट होगा। एक कॉमन प्रीमाइसिस जैसा हम बोल सकते हैं। जैसे आप रो हाउसेज में रहते हो, बंगलोज में रहते हो, तो एक सोसाइटी होती है, एक बिल्डर ने उसको बनाया, आइडेंटिकल घर बनाए, सब ने एक एक परचेज किया अपना अपना यूनिट और सब उसमें रह रहे हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी पार्क में भी ये सारी चीज़ें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक एंटिटी ने सेटअप किया होगा, उसमें ऐसे डिफरेंट यूनिट्स बने होंगे और आपने वो यूनिट परचेज किया अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। बट वहाँ पे सब लोग एक ही तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मार्केट में होता है। तो एक जैसे बिजनेस करने वाले लोगों की शॉप्स एक साथ बनी होती है, एक लाइन में बनी होती है, आमने सामने ही बनी होती है, वैसा। तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सब लोग इस हार्डवेयर बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारे लोग अगर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो इनके लिए वेयरहाउसिंग में कोई डेडलाइन नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बोला है कि अगर आप कैपिटल गुड्स के अलावा कोई और गुड्स इंपोर्ट करते हो, ये इस 4 कैटेगरी सेम ही है पूरी, तो इनके लिए भी यहाँ पे वेयरहाउसिंग पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं। क्लियर ये पॉइंट? चलिए, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें मैं बता दूं एक सेक्शन 65 का रेफरेंस है, 4th पॉइंट। ये मैं अभी आगे टॉपिक में समझाने ही वाला हूँ इसी चैप्टर में, तो अभी मैं यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आएगा नहीं। नेक्स्ट, जो ये 90 डेज वाला पॉइंट था उसमें स्पेसिफिक बोला है कि दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब सिर्फ ये 1 साल वाले पॉइंट के लिए। तो इन शॉर्ट ये ए और बी जो पॉइंट है, इनमें जब वेयरहाउसिंग हो रहा है तो 90 डेज़ के बाद जो इंटरेस्ट लगने वाली बात हो रही थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको वो टेंशन नहीं रखनी। हो सकता है मैंने अभी ये पॉइंट समझाया तो किसी के माइंड में आया हो सर इसमें भी फिर 90 डेज़ के बाद इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ए और बी क्लॉज में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्लियर? तो वो नीचे वाले सबसेक्शन से अपने आप क्लैरिफाई हो चुका है। चलिए, कंप्लीट। एक्सेप्शंस में सिर्फ इतना बोला है कि CBIC अपना बोर्ड CBIC
अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी, टाइप ऑफ गुड्स, क्लास ऑफ पर्सन, वट एवर इट इज़, उन पे वो जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा था ना 90 डेज़ वाला, वो इंटरेस्ट या तो वेव ऑफ हो जाना चाहिए या कट डाउन कर देना चाहिए। तो दोनों में से वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पावर उनके पास है, और ज़रूरत पड़ेगी तो गुड फेथ में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको वो यूज़ करेंगे। इतना आप ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट बड़ा ऑब्वियस था, मैथ्स अच्छा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा इसमें सोचने की। ऐसा हुआ कि कोई पर्टिकुलर कंसाइनमेंट आपने इंपोर्ट किया, वेयरहाउस करवाया, और उस कंसाइनमेंट पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है दैट इज़ ज़ीरो। कोई भी रीज़न हो सकता है, नोटिफिकेशन, एग्जेम्पशन, एनीथिंग। अब वो गुड्स को अगर आपने 90 डेज़ से ज़्यादा वेयरहाउस में रखा तो उस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ये डिबेट हो गया। इंपोर्टर बोला यार ड्यूटी पे इंटरेस्ट गिनते हो ना, 15% किस पे गिनते हो, ड्यूटी के ऊपर। ड्यूटी ज़ीरो है तो उसका 15% भी तो ज़ीरो होगा, कितने भी दिन का गिन लो आप। लेकिन डिपार्टमेंट बोला नहीं यार ये अलग गलत बात हो गई ना, ड्यूटी ज़ीरो है वो ठीक है, लेकिन आप गुड्स टाइम पे क्लियर नहीं कर रहे हो तो हम इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ना, कोई और रास्ता निकालेंगे। ये मैटर में जब डिस्प्यूट हुआ, मैटर गया अपने सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई इतना मैथ्स तो हमें भी आता है, जब बोला है कि नील ड्यूटी है तो नील ड्यूटी के केस में इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हैं, सेक्शन में इसका कोई प्रोविज़न गवर्नमेंट ने किया नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इंटरप्रिटेशन यही बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जा सकता है क्योंकि ड्यूटी पेएबल जो है वो नील। डन। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मैंने भी आपको दे दिया। नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 64, ओनर्स राइट टू डील विथ द वेयरहाउस गुड्स। ठीक है, अब ये ओनर का जो राइट है वेयरहाउस गुड्स के साथ डील करने का, वो क्या राइट है, क्यों है, वो भी आप समझ लो। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर आप पर्टिकुलर गुड्स को वेयरहाउस करवाते हो कस्टम अथॉरिटीज़ के पास, तो गुड्स का मालिक कौन है? मालिक तो आप ही हो ना। आपने उनको कस्टडी दी है रखने के लिए, वो भी टेम्पररी, जब तक के लिए आप ड्यूटी पे करके क्लियर नहीं करवा लेते। लेकिन ओनरशिप जो है, ओनर कौन रहेगा? वो तो वो इम्पोर्टर ही रहेगा, दैट इज़ इम्प्लाइड। तो उन गुड्स पे उसका बेसिक राइट तो रहेगा ना, जैसे उस गुड्स को कभी उसको इंस्पेक्ट करना हो, ठीक है, उन गुड्स को उसको सॉर्ट आउट करना हो, तो ये सारे पावर्स तो उसके पास रहेंगे, दैट इज़ ऑब्वियस। या फिर ऐसा भी होता है ना कितनी बार के जो गुड्स हैं, आपने बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में गुड्स को रखा हुआ है और उसमें से कुछ गुड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो अगर बाकी गुड्स को अलग नहीं किया गया तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने का आपको राइट होना चाहिए। दूसरा, आप ये गुड्स अगर किसी को सेल ऑफ करना चाहते हो तो उसको गुड्स का सैंपल दिखाना हो या चेक करवाने हो गुड्स, तो वो भी करना अलाउ किया जाता है। ये सारे पावर्स एक ओनर को रहेंगे। सेक्शन 64 में वो चीज़ स्पेसिफाई कर दी है ताकि इस पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो छोटा सा सेक्शन है, बड़ा इजी सा। MCQ में अगर पूछेंगे एग्जीक्यूटिव में तो ये सारे ऑप्शन डाल के ना वो ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन नहीं बनता, वैसे MCQ बन जाते हैं इसमें से, बाकी टेक्निकल पॉइंट नहीं। और अगर फाइनल में आ गया तो हार्डली 2 मार्क्स का वेटेज होगा, उससे ज़्यादा वेटेज अगर इतने कंटेंट को दे रहे हैं तो आपके लिए बोनस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसके बाद जो ब्लॉक है दैट इज़ 65, 66, 67, तो ये आज अगर मैं लूँगा थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो अपने इस पर भी नहीं जाते हैं। आप सेक्शन 68 और सेक्शन 69 पढ़ के रख सकते हो क्योंकि वो स्टोरी मैं पहले समझा चुका हूँ। लास्ट पार्ट सेक्शन 70 है, वो भी वॉलेटाइल गुड्स वाला है, बट ठीक है, इसको भी आज अपने कवर नहीं करते, सेशन यहाँ पे एंड कर देते हैं बिकॉज बहुत हेवी हो चुका है, बहुत सारे सेक्शन हो गए और एक सेशन मुझे चाहिए होगा चैप्टर को पैकअप करने के लिए, तो फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पूरा चैप्टर जो है वो आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने जो भी डिस्कशन किया वेयरहाउसिंग के रिगार्डिंग वो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थियरी आप पढ़ के रख लो, कुछ अगर उसमें नहीं समझ आता है तो अपने डाउट्स में डिस्कशन करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको एक बार नोट डाउन करके रख लेना और नेक्स्ट सेशन में हम आगे उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पे वेयरहाउसिंग में बाकी प्रोविजंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।